बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज के लेक्चर में हम बाब नंबर 2 की ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे और आज के लेक्चर में हम पहली 2 सरगर्मियाँ तफ़सील से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। पहली सरगर्मी है बाब 2 की। क्या आप किसी ऐसे एलिमेंट को जानते हैं जिसके एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद ना हो, ऐसे किसी एलिमेंट की मिसाल। तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता और वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन, जबकि न्यूक्लियस से बाहर एक इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर मौजूद होता है। दूसरा सवाल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दरियाफ्त किसने की? और सबसे पहले तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किया, उसके बाद प्रोटॉन की दरियाफ्त देखते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन की दरियाफ्त देखते हैं। इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। प्रोटॉन दरियाफ्त किया गोल्डस्टाइन ने और न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया जेम्स चैडविक ने। आगे सवाल नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कैसे मुख्तलिफ है? तो इसके लिए मुझे कुछ खसूसियात इलेक्ट्रॉन की बतानी पड़ेंगी, कुछ खसूसियात न्यूट्रॉन की बतानी पड़ेंगी, तभी हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं चार्ज के लिहाज से बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मैं अगर इनके रिलेटिव एटॉमिक मास के लिहाज से बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 5.4 ज़रब 10 की ताकत -4 AMU। अगर मैं न्यूट्रॉन के चार्ज की बात कर रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं तो ये 1.0087 AMU, ये दोनों के मास के अंदर फ़र्क है। अगर मैं बात करूं ग्राम्स के लिहाज से इनके मास की, है तो मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की ना, अगर इनके मैं ग्राम्स के लिहाज से मास की बात करूं जो SI यूनिट है मास का, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 ज़रब 10 की ताकत -31 किलोग्राम, जबकि न्यूट्रॉन का मास 1.67 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। और अगर मैं भारी होने के लिहाज से, उनके मास के लिहाज से मज़ीद तकसीम करूँ तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हल्का ज़र्रा है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो निस्बतन भारी ज़र्रा है। तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में इन खसूसियात की बिना पर हम फ़र्क कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है, वज़ाहत करें कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस से किनाल रेस कैसे बनाई जाती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस जो मौजूद है उनकी मदद से किनाल रेस कैसे बनती हैं। तो इसके लिए हमें तजर्बे को एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। हमने कहा था ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड दूसरा एनोड, दोनों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है वो कैथोड, जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है वो एनोड कहलाता है। ये कैथोड और ये एनोड। एनोड पे चार्ज पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज नेगेटिव। आपने ये भी पढ़ा कि डिस्चार्ज ट्यूब गोल्डस्टाइन ने जो इस्तेमाल की उसमें कैथोड सुराखदार था, उसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद थे और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या भरी होती है, कोई भी गैस। अब ये किनाल रेस पैदा करने का बाइस कैसे बनती हैं? यहाँ से जब कैथोड रेस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, करंट अप्लाई, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, वोल्टेजेस देते हैं, तो वोल्टेजेस देने पर कैथोड की सतह से कैथोड रे निकलती हैं। वो कैथोड रे जाती जाती गैस के
पार्टिकल्स के ऊपर गैस के मालिक्यूल के साथ टकराती हैं, तो ये गैस का मालिक्यूल, ये मैं जिसके कहता हूँ कि शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, तो ये जब कैथोड रे जाकर उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं तो ये मेटल इसके ऊपर ये कैथोड रे जाकर टकराएंगी तो ये उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का बायस बनेंगी। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस तरह से जो पॉजिटिव आयन इधर पैदा होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज इस तरह से पैदा होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते होते कैथोड रे की सुराखों से गुजर कर पीछे जाकर दीवार के ऊपर टकराएंगे ग्लास ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब की, और वहाँ पर चमक पैदा करेंगे। तो इन रेस को फिर हम केनाल रेस का नाम देते हैं क्योंकि ये केनाल में से गुजर कर जाती हैं, सुराखों को केनाल बोला जाता है। उसके बाद सरगर्मी 2.2, पहला सवाल है कि कैसे साबित हुआ कि एटम का सारा मास इसके मरकज़ में होता है। पहला जवाब देखते हैं कि कैसे साबित हुआ कि एटम का सारा मास जो है वो उसके मरकज़ में पाया जाता है। तो असल में जब रदरफोर्ड ने तजर्बा किया सोने का वर्क लेकर और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार करवाई तो उसने देखा कि बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो एटम के अंदर जाकर किसी जगह से टकरा कर बिल्कुल वापस पलट आते थे, जो इस बात का सबूत था कि एटम का जो मरकज़ है वो बड़ा ही गाढ़ा है, बड़ा ही कसीफ है और सारा एटम का मास उसी मरकज़ के ऊपर मबनी है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ से गुजरने की बजाय, मुड़ने की बजाय, मतलब किसी एंगल से, किसी जाविये से मुड़ने की बजाय वापस पलट आते हैं, जो इस बात का सबूत है कि सारा मास मरकज़ के अंदर मौजूद है। कहूँगा कि चूँकि बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स एटम के मरकज़ से टकराकर बिल्कुल वापस पलट आते थे, इसलिए ये कहा जाता है कि एटम का सारा मास उसके मरकज़ में होता है। दूसरा सवाल है कि ये कैसे दिखाया गया कि एटम के न्यूक्लियाई पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा सवाल है कि कैसे दिखाया गया कि एटम के न्यूक्लियाई पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमने ये सोने का वर्क लिया, इस सोने के वर्क में जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे गोल्ड के एटम हैं जिनके न्यूक्लियस पर ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। हमने इस तजर्बे में पढ़ा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल आते थे तो चंद एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो टकरा कर किसी ख़ास जाविये से पलट जाते थे, और पार्टिकल का यूं टकरा कर ख़ास जाविये से पलट जाना, अल्फ़ा पार्टिकल की अगर फितरत को देखा जाए तो ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिनके ऊपर जमा 2 चार्ज होता है। अगर ये टकरा कर पलट रहा है इसका मतलब कि एटम के मरकज़ के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज वाली ही चीज़ मौजूद है, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे से परे भेजेंगे। तो इस तरह से इनके इस हरकत से इस बात को साबित किया गया कि मरकज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। उसके बाद तीसरा सवाल है कि एटम का मास जाहिर करने वाले पार्टिकल के नाम बताएं। एटम का जो मास है वो 3 बुनियादी जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होता है, और वो 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये वो तीन बुनियादी पार्टिकल्स हैं जो एटम का सारा मास रखते हैं। चौथे नंबर पर रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी क्या है, ये क्वांटम थ्योरी से कैसे मुख्तलिफ है। तो चौथा सवाल है कि क्लासिकल थ्योरी क्वांटम थ्योरी से कैसे मुख्तलिफ है। तो रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी बताती है, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक
कोई भी चार्ज पार्टिकल हरकत करते हुए अपनी एनर्जी खारिज करता है। लेकिन क्वांटम, इसके बरक्स अगर क्वांटम थ्योरी देखें तो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कोई भी चार्ज पार्टिकल हरकत करते हुए, कहाँ हरकत करते हुए? अपने मदार में, अपने मदार में हरकत करते हुए एनर्जी खारिज नहीं करता। ये फ़र्क है क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी के अंदर कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर एक चार्ज पार्टिकल हरकत कर रहा है, हरकत करते हुए अपनी एनर्जी को खारिज करेगा। यही नज़रिया था रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक कि अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करते हुए एनर्जी खारिज करेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। क्वांटम थ्योरी कहती है कि एक चार्ज पार्टिकल हरकत करते हुए एनर्जी खारिज नहीं करता, और आज हम ये बात मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने मदार के अंदर हरकत करते हुए एनर्जी खारिज नहीं करता जब तक उसने अपना मदार छोड़कर किसी दूसरे मदार तक ना जाना। पांचवा सवाल है कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। हमने साबित करना है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जब कोई जिस्म दायरवी हरकत करता है तो उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और वो एंगुलर मोमेंटम उस जिस्म के मास घूमते हुए, उसकी वेलोसिटी और जिस ख़ास मरकज़ से वो फासला रखते हुए घूम रहा है उसके रेडियस, तीनों के हासिल ज़रब के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम MV/r, और बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये MV/r किसी भी शेल के लिए हम इसको मालूम कर सकते हैं एक फार्मूले से, जो कि NH तक़सीम 2 पाई, ये फार्मूला है। यहाँ पे n किसको ज़ाहिर करता है? ये शेल की तादाद को ज़ाहिर करता है, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं पहले शेल की बात करूँ, पहला शेल, तो पहले शेल के लिए ये MV/r किसके बराबर होगा? NH तक़सीम 2 पाई। n की जगह पहले शेल के लिए 1 लिखा जाएगा, बाकी H 2 पाई, ये तीनों कांस्टेंट हैं। एक को ना भी लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, H तक़सीम 2 पाई। H प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है। तो पहले शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? H ओवर या H तक़सीम 2 पाई इतना होना चाहिए। अगर मैं दूसरे शेल के लिए लिखूं, दूसरे शेल के लिए, तो दूसरे शेल के लिए MV/r बराबर होना चाहिए NHO तक़सीम 2 पाई। n की वैल्यू दूसरे शेल के लिए 2 होती है, और इधर H तक़सीम 2 पाई, 2 से कट गया, पीछे H तक़सीम पाई। इसका मतलब कि दूसरे शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम ये है। इसी तरह अगर मैं तीसरे शेल की बात करूं, तो तीसरे शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए MV/r बराबर NH तक़सीम 2 पाई। तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3H ओवर 2 पाई। इसको 3 तक़सीम 2, इसको मैं 1.5 H ओवर या तक़सीम पाई भी लिख सकता हूँ। तो ये तीसरे शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब कि जिन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम पहले शेल के बराबर होगा वो पहले शेल में घूमेंगे, जिनका दूसरे के बराबर होगा वो दूसरे। आप देख सकते हैं कि हर शेल के एंगुलर मोमेंटम में एक ख़ास नंबर का फ़र्क आ रहा है। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बाकी ये 3 नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जबकि ये वैल्यू सारी ये कॉमन है तीनों के अंदर, ये मुश्तरक है। H ओवर H तक़सीम 2 पाई, ये वाली टर्म ये कॉमन है। हर एक शेल के एंगुलर मोमेंटम में ये हिस्सा मुश्तरक है। मतलब H प्लांक्स कांस्टेंट, पाई ये कांस्टेंट नंबर जिसकी वैल्यू
3.14 होती है पाई की। तो ये पूरा फैक्टर एक कांस्टेंट फैक्टर है, सिर्फ इस एक नंबर का फ़र्क आता चला जा रहा है। और इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर घूम सकता है जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इस नंबर के किसी होल नंबर के हासिल ज़रब के बराबर होगा। इस नंबर के किसी होल नंबर के हासिल ज़रब के मतलब अगर इस नंबर को मैं 1 से ज़रब दे दूं तो जो जवाब आए, अगर इलेक्ट्रॉन उतना एंगुलर मोमेंटम रखता है तो वो शेल के अंदर घूम सकता है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 2 से ज़रब दे दूं तो जो जवाब आता है, अगर इलेक्ट्रॉन उसके मुताबिक अपना एंगुलर मोमेंटम रखता है तो वो उस शेल के अंदर घूम सकता है। अगर मैं इस नंबर को 3 से ज़रब दे दूं तो जो जवाब आए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उतना एंगुलर मोमेंटम रखता होगा तो फिर ही वो उस शेल के अंदर घूम सकता है। तो जिससे हमें ये नज़रिया मिल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब फिक्स है, जो इलेक्ट्रॉन ख़ास वैल्यू रखते होंगे सिर्फ वही अपने मदार के अंदर घूम सकते हैं, वरना नहीं घूम सकते। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने पहली 2 सरगर्मियों को 2.1, 2.2 दोनों को बड़ी तफसील के साथ समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और इसको ख़ुद से याद करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।